अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत अहम है। गुज़श्ता लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 9 तक जो कि बुक के चैप्टर 1 और 2 बनते हैं, उनमें जितना भी हमने C++ के बारे में सीखा, आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और साथ साथ जो कोडिंग की न्यू ट्रिक्स हैं जो कि आज तक हमने इससे पहले लेक्चर्स में इस्तेमाल नहीं की, उनको भी सीखेंगे। ये तकरीबन 11 सवाल बनते हैं और इनकी PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस लिंक की मदद से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस के प्रोग्राम खुद मेहनत करके बनाएं और फिर इस लेक्चर्स को देखें ताकि आप अपने प्रोग्राम्स में करेक्शंस और अमेंडमेंट्स कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आप बिल्कुल ठीक ठाक बना लेंगे। आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में हर सवाल का टाइम स्टैम्प गिवन है ताकि आप उन पर डायरेक्ट क्लिक करके उसी क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट कर सकें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको ज़रूर करें ताकि इन लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। तो सबसे पहले हमसे कहा गया कि स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन एग्जाम इफ़ हिज और हर अटेंडेंस इज़ लेस दैन 75%। तो जिस तरह एक आम यूनिवर्सिटी का निज़ाम होता है कि बच्चों को एग्जाम में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस ज़रूरी होती है। टेक फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, तो हमने यूज़र से ये फॉलोइंग इनपुट लेनी है। द वन इज़ द नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, कितनी क्लासेस एक सब्जेक्ट की हुई हैं, जो कि नॉर्मली 32 होती हैं लेकिन बाज़ का 31 और 30 भी हो जाती हैं। मिनिमम जो एक सब्जेक्ट के लिए होता है वो 28 अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी इनपुट ले सकते हैं, ये उस पर इतना डिपेंड नहीं कर रहा। कि मैं साथ साथ आपको जनरल इन्फॉर्मेशन वैसे दे रहा। नंबर ऑफ क्लास अटेंडेड, यानी कि बच्चे ने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, जो स्टूडेंट है। ओके जी, ये हमने दो इनपुट ले ली। दैट मीन हमें दो वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे जो कि इंटीजर हों, क्योंकि क्लासेस जो हेल्ड हो रही हैं वो हमेशा क्लासेस जो हैं वो इंटीजर फॉर्म में होती हैं, 1 2 3 4 5। ये कभी भी डेसिमल फॉर्म में नहीं होती कि आज हमने 1.5 क्लासेस ली। इसी तरह जो स्टूडेंट क्लास अटेंड करता है वो भी हमेशा इंटीजर वे में करता है, 1 2 3 4 5। कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैंने 1.5 क्लास अटेंड की। तो इसलिए हम जो है वेरिएबल्स इनके लिए जो भी डिक्लेयर करेंगे उसके लिए हमारे लिए इंट जो है डेफिनेशन वही काफ़ी है। अब नेक्स्ट है कि हमने प्रिंट क्या करना है। परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेड, परसेंटेज का फार्मूला हमें पता है कि जितनी भी क्लासेस हमने अटेंड की डिवाइडेड बाय क्लास हेल्ड एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब परसेंटेज जो है ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में चली जाती है, तो इसलिए हम जो है इसकी जो डिक्लेरेशन करेंगे वो फ्लोट के साथ करेंगे। और आगे जो हमने प्रिंट करना है वो क्या है कि स्टूडेंट इज़ अलाउड टू सिट इन एग्जाम और नॉट। अब ये जो है ये प्रोग्राम डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो कि उसने इनपुट ली है। तो दैट मीन यहाँ पर हमें कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी जो कि इफ़ है कि इफ़ स्टूडेंट जो परसेंटेज बन रही है स्टूडेंट की वो 75% से ज़्यादा है तो हम उसे कहेंगे स्टूडेंट इज़ अलाउड टू सिट इन एन एग्जाम। और अगर उसकी परसेंटेज जो है वो 75% से लेस है तो हम कहेंगे स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड इन द एग्जाम। और ये अब हमने इसका प्रोग्राम बनाना। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये थोड़ा सा बेसिक मैंने स्ट्रक्चर पहले से बना के रखा हुआ जिसमें इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट में ये तकरीबन हर प्रोग्राम में यूज़ होना है। तो सबसे पहले हम कुछ कमेंट्स लिख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये हमारे पास है क्वेश्चन 1, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन 1 और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि वी आर चेकिंग द स्टूडेंट स्टेटस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, और साथ इधर हम लिख लेते हैं कि स्टूडेंट ने करना क्या चाहिए। स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 75% अटेंडेंस इन हिज सब्जेक्ट। ये हमने थोड़ा सा रफली सा एक आइडिया लिख लिया कि भाई हम जो इस प्रोग्राम में कर रहे हैं कि स्टूडेंट का स्टेटस चेक कर रहे हैं एग्जामिनेशन के हवाले से, और मेन हमने वो क्राइटेरिया क्या है कि स्टूडेंट मस्ट ऑब्टेन 75% अटेंडेंस इन हिज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो कि इंट है फॉर इनपुट। तो इनपुट और वी कैन राइट एन नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, तो वी कैन राइट NCH नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड। और सेकंड जो है वी कैन राइट नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड, तो वी कैन राइट NCA। आप बेशक आगे कमेंट्स में इसका लिख भी सकते हैं कि इनसे हमारा मुराद क्या है। और कमेंट्स की जो ब्रैकेट डैश है वो मैंने गलती से दूसरी लगा दी, मैंने बैक स्लैश लगानी थी, मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी। तो वी कैन राइट नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड
और NCA इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड। ये अच्छा है कि हम बता दें कि किस वेरिएबल को हमने किस नेम के हवाले से लिखा है, तो NCH। अब नेक्स्ट है कि हमने जो दो आउटपुट हैं उनके लिए भी वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो फर्स्ट जो है हमें परसेंटेज डिफाइन करना है, तो वो तो हमें फ्लोट में करना पड़ेगा, तो फ्लोट P। और बस सेकंड की तो हमें ज़रूरत नहीं, इसके तो हमने इफ़ कंडीशन लगानी है, तो इसे भी हम फिनिश कर देते हैं। अब जी चलते हैं इनपुट सेक्शन की तरफ। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिक्लेरेशंस की, उसके बाद मैंने एक स्पेस छोड़ दी ताकि डिक्लेरेशंस का सेक्शन अलहदा हो जाए और इनपुट का सेक्शन अलहदा हो जाए। इनपुट के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर हमें पता है, सी आउट, और उसके अंदर हम जुमला लिख देंगे नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड इक्वल, और इक्वल के बाद हमेशा स्पेस लगानी है, एंड देन टर्मिनेशन। और शुरू में ये अगर लिख लें एंटर द नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, चूँकि आगे दोबारा मैंने इसी से सिमिलर जो है उसको यूज़ करना है। सबसे पहले इनपुट, तो आई कैन राइट NCH। उसके बाद सेकेंड एंटर द क्लासेस हेल्ड की बजाय अब हम कर लेंगे अटेंडेड, ओके, एंड इनपुट NCA। चला जी, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया। और थोड़ा सा इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि अगर हम थोड़ा सा स्पेसेस लगा लें तो ये लिखा हुआ अच्छा लगता है। ओके जी, तो अभी हमारा प्रॉम्प्ट मैसेज और जो यूज़र के साथ इंटरेक्शन है वो वाला सेक्शन हो गया। अब इसके बाद एक स्पेस हम और लगा लेंगे एंटर की, और देन उसके बाद आगे हम अब फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो है परसेंटेज फाइंड आउट करनी, तो आई कैन राइट P इज इक्वल टू, उसका फार्मूला हमें पता है, जितनी क्लासेस अटेंड की NCA डिवाइडेड बाय जितनी क्लासेस हेल्ड NCH मल्टीप्लाई बाय 100। तो बजाय कि हम आगे 100 से मल्टीप्लाई करें, हम इसको पहले ही कर लेते हैं। और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उसका स्टेटस सेम ही है, प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम ही है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, बैक एंड पे कंपाइलर वो NCA को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर जो भी आंसर बनेगा उसको NCA से डिवाइड कर लेगा। आप इधर ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट्स ना भी लगाएं वो सेम ही आंसर आएगा। चले हम थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी रहे, और साथ आप लिख लें इधर परसेंटेज कैलकुलेशन, किधर हम कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट है कि हमने ये डिसाइड करना है कि आइदर स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन के लिए फिट बैठ रहा है या नहीं। तो वी हैव टू अप्लाई इफ कमांड, इफ P इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75%, मतलब 75 भी हम लिखेंगे। तो फिर इसे क्या करना चाहिए, तो इसे हम लिख देंगे सी आउट स्टूडेंट is allowed to sit in exam and terminate। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि आगे भी मैंने एक इफ़ कमांड लगानी है जब वो जो परसेंटेज जो है वो 75 से लेस हो। तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, और हमेशा कोशिश करें कि जब इफ़ के बाद हम कोई बॉडी लिखें तो उसको थोड़ा सा आगे कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि ये इफ़ इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हम इफ़ कंडीशन के बारे में सीखते हैं वो ये है कि ज़्यादातर जो है जब एक लाइन से ज़्यादा आपके पास बॉडी की कोई भी कमांड्स हैं इफ़ के अंदर, फिर आपको कर्ली ब्रैकेट ज़रूर इस्तेमाल करनी पड़ेंगे। अब उनके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एक स्टाइल ये है कि सबसे पहले आप इधर लगा रहे हैं और इसको नीचे कर लें, ये एक स्ट्रक्चर है। कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं कि टाइम्स की हम जो लाइंस हैं इनकी हम बचत करें, तो उसके लिए ये वाली ब्रैकेट जो है ये इसके आगे ही लगा देते हैं। ये स्ट्रक्चर भी ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। कुछ जो है इस ब्रैकेट को भी जो है इसके टर्मिनेशन के बाद लगा देते हैं। लेकिन जब भी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही लाइन हो तो बेशक आप ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं, जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लगाई, इससे कोई एरर नहीं होगा। कंपाइलर को पता चल जाता है कि जो भी पहली बॉडी इफ़ के बाद पहली लाइन या कमांड आ रही है वो इफ़ की बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन वो नेक्स्ट लाइन को कंसिडर नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी कमांड लिखता हूँ, सी आउट लेट्स से हाई, तो अब जो है ये हाई जो आउटपुट स्टेटमेंट है ये अब इफ़ के अंदर नहीं आ रही। अगर मैंने इसको कंटेन करवाना है तो मुझे फिर कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कर्ली ब्रैकेट्स को हम किस तरह डिफरेंट स्टाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाइलर पर से कोई असर नहीं होता। और सेकंड हमने देख लिया कि अगर एक ही लाइन हो तब हम कर्ली ब्रैकेट्स को एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं, हम उसे नहीं भी यूज़ कर सकते तो काम चलेगा। ओके, यहाँ तक तो हमारा काम था। उसके बाद यही हमने एंड जो कर्ली ब्रैकेट है जो कि मेन प्रोग्राम से रिलेटेड है वो भी हमने फिनिश कर ली। अब हम चलते हैं इसको रन करने की तरफ। तो सबसे पहले ये असाइनमेंट वाला सेक्शन आ गया। आई हैव टू यूज मैथ 203 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कि मैंने डिफरेंट फोल्डर्स बनाए हैं और यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन 1 और साथ बेशक आप इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन I can write sitting in exam program, check program। और बेशक आप यहाँ पर स्पेसिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अंडरस्कोर यूज़ कर लें ताकि ये एक तरीका है जिसमें हम स्पेसिस का हमें गलती नहीं लगती। तो एक स्टाइल है, आप यहाँ पर अंडरस्कोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा नाम हो गया, इसलिए हम जो है प्रोग्राम की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जस्ट हमने क्वेश्चन 1 लिख लिया प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, और जो है यहाँ पर हमने जो मतलब डिटेल्स हैं वो हमने प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले कमेंट्स में लिख ली। यहाँ पर जो है मुझे मज़ीद डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ही फोल्डर में है, तो उसका हमें रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से फ़ोल्डर बनाकर उसके अंदर जो भी नए प्रोग्राम्स हैं उसकी सेक्शनिंग कर सकते हैं, ताकि बजाय कि एक ही फोल्डर हो उसके अंदर सारा कुछ भरा हो उसके अंदर ढूंढना पड़े, हम डिफरेंट सेक्शनिंग करके अपनी मर्ज़ी से उसको सर्च आउट कर सकते हैं। और ये हमने कर लिया सेव। अब यहाँ पर देखें प्रोग्राम सेव हो गया है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें रन हो गए खुद बहुत ऑटोमेटिकली, चूँकि हमने पहले फ़ाइल को सेव नहीं किया हुआ था तो उसने पहले जब जैसे ही हमने रन किया तो उसने पहले कहा कि नहीं भाई पहले तो फाइल को सेव करो, फिर उसके बाद जैसे ही हमने सेव किया उसने उसको थोड़ा सा कंपाइल करके चेक करके और उसके बाद उसे रन कर दिया। नाउ वी हैव टू एंटर द नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड। लेट्स से हमारे सिर्फ 30 ही क्लासेस हुई हैं। ओके फाइन। अब जो है बच्चे ने कितनी अटेंडेड किए हैं, लेट्स से उसने 25 अटेंड किए हैं, उसके 25 की प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट इज़ अलाउड टू सिट इन द एग्जाम, यानी कि इसकी जो परसेंटेज है वो 75% से ज़्यादा बन रही है। और मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ कर दी है कि प्रोग्राम में हमसे पूछा जा रहा है कि इट शुड प्रिंट द परसेंटेज ऑफ क्लास अटेंडेड, तो परसेंटेज को भी हमने थोड़ा सा शो करना है, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं। हम यहाँ पर इसके बाद जहाँ पर हमने परसेंटेज कैलकुलेट की है इसकी आउटपुट भी दे देते हैं। तो इधर हम लिख देंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस इज इक्वल टू, और हमें पता है कि जब वेरिएबल को करना है तो वी हैव टू जस्ट राइट द वेरिएबल एंड एल एंड टर्मिनेट। तो इस तरह जो है हमें देखने में भी अच्छा लगा। तो ये हमने प्रोग्राम को अमेंडमेंट कर ली, थोड़ी सी इसमें एडिशन कर ली। इससे जब भी आप एक दफ़ा प्रोग्राम को रन करें तो काइंडली दोबारा क्वेश्चन को दोबारा देखें कि भाई इसके अंदर क्या पूछा गया था, जो स्ट्रक्चर्स पूछे गए इनपुट के वो हमने सही लिखे हैं, जो आउटपुट में पूछे गए हैं वो भी हमने सही लिखेंगे नहीं, जैसे हम यहाँ पर परसेंटेज को भूल गए। अब हम चलते हैं जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी यूनिवर्सिटी में तो टोटल लेक्चर्स हमारे पास 32 होते हैं। ओके फाइन। और लेट्स से हमने जो क्लासेस ली हैं वो हैं 24। हमने 32 में से 24 क्लासेस ली हैं। तो देख लें, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस इज इक्वल टू 75, स्टूडेंट इज अलाउड टू सिट इन एग्जाम। यहाँ पर एंड पे डॉट नहीं है, जो कि इंग्लिश सेंटेंस के एंड में आता है, तो वो हम इधर ऐड कर सकते हैं। और परसेंटेज जो है यहाँ पर अगर परसेंटेज का साइन आ जाए तो वो भी अच्छा है, एक तरह दिखने में अच्छा लगता है। और यहाँ से हमारी लर्निंग क्या हुई कि अगर आप 32 में से 24 क्लासेस सेव लेते हैं, यानी कि 8 लेक्चर्स आप छोड़ देते हैं, तो आपकी 75 पर अटेंडेंस बनती है। क्योंकि 24 में 8 को ऐड करें तो 32 बनते हैं। तो ओवरऑल यानी कि एक सेमेस्टर के अंदर आप 8 छुट्टियाँ अलाउड हैं। इसके लिए आपको किसी टीचर वगैरह से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी याद रखना साथ कि सिर्फ 8 छुट्टियों को नहीं देखना, यहाँ पर हमने टोटल लेक्चर्स को भी देखना है। बाज़ का लेक्चर्स 30 भी हो जाते हैं, बाज़ का लेक्चर्स 29 भी होते हैं, मिनिमम 28 होते हैं। तो इस हिसाब से आपने फॉर्मुलेशन जो है वो निकालनी है। और अगर आप सेफ प्लान चाहते हैं तो एटलीस्ट आप सिर्फ 6 छुट्टियाँ करें,
2 जो है वो आप होल्ड पे रखें कि लेक्चर्स पूरे होते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर 31 लेक्चर्स और आपने 8 छुट्टियाँ की हैं तो फिर आपकी परसेंटेज 75 से कम हो जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसकी प्लानिंग करते हैं। तो हम मज़ीद प्रोग्राम को इम्प्रूव कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें डॉट चाहिए था एंड परसेंटेज के बाद हमें साइन भी चाहिए, तो ओके फाइन, इधर हम सिंबल ऐड कर लेते हैं जो कि है परसेंटेज का, और उसके बाद हम एंडल नहीं तो बैकस्लैश n भी /n भी यूज़ की जा सकती है, कोई मसला नहीं। तो चलें जी, यहाँ पर अब हम करते हैं कि वी हैव 28 लेक्चर्स और हमने कोई तकरीबन 6 छुट्टियाँ कर ली, तो 22 लेक्चर्स हमने अटेंड किए, तो वी हैव 78%, दैट्स अलाउड। अब हम चेक करते हैं कि अगर 28 लेक्चर हों जो कि मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है एक सब्जेक्ट के लिए, तो उसमें से हम कितनी छुट्टियाँ कर सकते हैं। क्या हम 7 छुट्टियाँ कर सकते हैं? तो इसको चेक कर लेते हैं, 21, तो वो तकरीबन 75% बनता है। तो दैट मीन आप 7 छुट्टियाँ जो है आराम से सेफ प्लान के तौर पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। तो इस तरह हमने देखा कि एक प्रोग्राम बनाकर उसमें हम कैसे मज़ीद उस प्रोग्राम के आउटपुट चेक करके मज़ीद चेंजेस क्या कर सकते हैं। जो चीज़ अच्छी लगे आपको, जैसे यहाँ पर परसेंटेज सिंबल था वो नहीं आ रहा था, तो देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो इट्स अनदर थिंग, बेशक इंग्लिश में लिखा हुआ लेकिन सिंबल जब लिखा आता है तो वो हमें ज़्यादा देखने में अपीलिंग होता है और समझ भी जल्दी आ जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था अटेंडेंस के बारे में जो कि एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होती है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं जो कि थोड़ा सा a little bit कह लें, जिसमें ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, लेंथी कह लें या ट्रिकी कह लें। तो देखते हैं क्या। राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स द इनपुट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि एक ट्राइंगल है, उसके हमने 3 साइड्स की इनपुट लेनी है। ओके फाइन, टेल अस द फॉलोइंग। एक प्रोग्राम लिखना है जो इनपुट ले और फिर हमें फॉलोइंग बताए। नंबर 1, स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। उसके लिए आप हेरन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, आप सारा आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ये चीज़ें सीख के आए हैं कि एक बेसिकली जो है फार्मूला जो होता है ट्राइंगल का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर सिर्फ आपको साइड्स दी हों तो फिर साइड्स का भी फार्मूला होता है जो कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड देन स्क्वायर रूट। तो चूँकि यहाँ पर हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो वो स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, और जो s है वो सारी साइड्स का सम करके उसे हम डिवाइड कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। सेकेंड जो है, इट इज़ अ पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। तमाम साइड को आप सम कर लें तो ये हमारे पास पैरामीटर का फार्मूला बन जाएगा। थर्ड इज़ द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि आपने डिसाइड करना है कि ये कौन सी टाइप है ट्राइंगल की, क्या ये आइसोसेलेस है, प्लेन है या इक्विलेटरल है। तो ये हमें पता है कि तीनों साइड बराबर होंगी तो वो इक्विलेटरल होगा, अगर वो 2 साइड बराबर हैं तो आइसोसेलेस होगा, और अगर कोई साइड भी बराबर नहीं होगी तो देन इट विल बी स्क्लेन। ओके फाइन, ये हमें सारे फॉर्मुलेशंस पता हैं। नंबर 4, डू दीज साइड्स फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। क्या ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं। तो उसके साथ हमें हिंट भी दिया कि इफ़ द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड देन इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, या कोई भी 2 साइड जो हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, को भी आप रैंडम चेंज कर लें, अगर कोई एक पॉसिबिलिटी भी बनती है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम लग रहा है, देखते हैं कैसा होता है। तो अगेन न्यू फाइल, तो सबसे पहले वी हैव टू ऐड सम कमेंट्स। तो यहाँ पर हम कमेंट्स लिखते हैं कि वी हैव टू, सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन 2, एंड वी हैव टू टेक इनपुट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और नीचे लिख देते हैं शो दैट या फाइंड इट्स, ये ज़्यादा रहेगा, फाइंड इट्स एरिया स्क्वायर, देन पैरामीटर, उसके बाद टाइप, एंड नीचे हम लिख लेते हैं इज इट राइट एंगल और नॉट। ये हमने शॉर्ट में लिख लिया कि ये चीज़ें इसके अंदर हम कर रहे हैं। ओके जी, सबसे पहले वही प्री प्रोसेसर फाइल्स हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, साथ ही हम यूजिंग नेम स्पेस भी लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार जो है वो एसटीडी न लगाना पड़े। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी टर्मिनेशन, ये ब्लॉक हमने अलहदा कर लिया। नाउ वी हैव टू यूज इंट मेन,
ओके जी, इंट मेन भी हमने लिख लिया और देन एंटर, थोड़ा सा वो ब्रैकेट नीचे चले जाए। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने 3 साइड लेनी है, तो वी कैन राइट सी आउट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट मैसेज, वो क्या जी, एंटर द साइड 1 ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, हमने साइड 1 लेनी है, लेकिन उसके लिए पहले हमें कुछ वेरिएबल को भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना अगर यहाँ पर सिंपल हम S1 लिख लेते हैं, डिक्लेयर हमने किया नहीं, तो वो एरर आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग है, अगर आप बेशक शुरू में भूल भी गए हैं कि वेरिएबल का ब्लॉक हमने डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का ब्लॉक लगाना है, तो जब आगे आप सी आउट पर जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। तो वी कैन राइट, अब साइड जो है वो इंट में भी हो सकती हैं और डेसिमल में भी हो सकती हैं, इसलिए आई विल यूज़ अ फ्लोट S1, S2 एंड S3। अभी तक हम सिर्फ ये 3 वेरिएबल लिखते हैं। तो इट इज़ साइड 1 एंड यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इसे S1 और S2 में चेंज कर लेते हैं। सिमिलरली साइड 3, ऑप्स ये थोड़ा सा आगे चला गया, तो इसको थोड़ा सा साथ सेटिंग कर लें। तो जब इस तरह कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, हमने 3 साइड्स को कर लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया। अब एरिया जो है वो भी डेसिमल में जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम साथ ऐड कर लेते हैं एरिया। तो आगे जो पैरामीटर भी यूज़ होगा तो यू हैव टू यूज़ पी या, तो वो सही रहेगा। चलें, अभी हम इन 2 पे चलते हैं। तो अगला सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एरिया। उसके लिए सबसे पहले हमें एस का फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले हमने तीनों साइड्स को ऐड अप करके 2 पे डिवाइड करना, तो वी विल यूज़ एस इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा लें, ए S1 प्लस S2 प्लस S3। ये गलती नहीं करनी कि आमतौर पर फार्मूला A प्लस बी प्लस सी ओवर 2 पे गिवन होता है। हमने जो वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं हमने इसके लिहाज से फार्मूला लिखना है। तो दिस इज इट। और यहाँ पर फिर मुझे S भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर साथ साथ S भी डिफाइन कर लेता हूँ। ओके जी, जैसे ही मैंने S डिफाइन कर लिया, नाउ आई कैन फाइंड द एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू, या हमें चाहिए स्क्वायर एरिया, तो वी कैन राइट SQ अंडरस्कोर स्क्वायर ऑफ द एरिया, SQ अंडरस्कोर एरिया। और वो फार्मूला हमें पता है, सिंपल क्या है, S मल्टीप्लाई बाय S माइनस S1 या S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस S2। तमाम साइड्स को बारी बारी S में से माइनस कर दें, S माइनस S3। ये फार्मूला वैसे होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन चूँकि और साथ स्क्वायर रूट, लेकिन चूँकि यहाँ पर एरिया का स्क्वायर चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ओके जी, नाउ वी हैव टू प्रिंट इट। तो सी आउट, स्पेस दे लें, स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ए गिवन ट्रायंगल, या गिवन तो नहीं है, वी कैन से दैट एरिया ऑफ ए triangle formed by the given sides is equal to, और आगे हम इधर लगा देते हैं कि जी वो आप करते हैं स्क्वायर एरिया, and the next thing is and L and termination. Now we have to find the parameter. तो हम इधर लिख सकते हैं सी आउट perimeter of the triangle formed by the given sides is equal to, जैसे कि हमें पता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मुलेशन से भी जो कैल एक्सप्रेशन है उसको भी आउटपुट में लिख सकते हैं। वी कैन राइट S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड फिनिश। तो ये हमारे पास जो है पैरामीटर दे देगा, और इसमें क्या होगा कि हमें फ़ायदा होगा कि हम एक वेरिएबल को इस्तेमाल हमें मज़ीद नहीं करना पड़ेगा। तो जब इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उसके अंदर आप डायरेक्ट ही उसे आउटपुट में लिख सकते हैं। ओके, ये तो हो गए 2 काम। हमने जो है वो एरिया भी फाइंड आउट कर लिया और जो पैरामीटर वो भी। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ कि थर्ड हमें क्या बता रहा है कि द टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्या ये आइसोसेलेस है, सेक्लेन है या इक्विलेटरल है। तो वी कैन, अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर जो है इफ़ कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो फिर वो इक्विलेटरल होगा, अगर 2 साइड्स बराबर हैं तो फिर आइसोसेलेस होगा, और अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है तो फिर वो स्प्लेन होगा। सबसे पहले हम फिर इफ़ लगाते हैं कंडीशन,
S1 इज इक्वल टू S2। जब भी आपने इक्वलिटी चेक करनी है तो हमें 2 दफ़ा इक्वल यूज़ करना पड़ता है, एंड वी कैन राइट द ब्रैकेट्स। उसके बाद अब मैं जाना चाह रहा हूँ इक्विलेटर की तरफ। तो अगर इक्विलेटर है तो फिर आगे 2 साइड बराबर हैं तो तीसरी साइड को भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ही मैं एक और इफ़ कमांड लगा देता हूँ। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़, यानी एक इफ़ चेक लगाया उसके अंदर हम एक और मज़ीद इफ़ कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। वो क्या कि इफ़ S2 इज इक्वल टू S3, तो दैट मीन तीनों साइड्स ही बराबर हो गई। तो अब हम इसको मज़ीद आगे लिख लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ़ कंडीशंस हैं। अब मैं लिख सकता हूँ सी आउट कि भाई द गिवन, या ये जुमला ही सही रहेगा, द ट्रायंगल फाउंड बाय द गिवन साइड्स is equilateral, चल फिनिश एंड बैकस्लैश n ताकि वो न्यू लाइन में शिफ्ट कर दे। अब ये तो हो गया फॉर इक्विलेटरल, और इधर हम लिख लेते हैं, कमेंट में लिखना अच्छा होता है कि फॉर टाइप इक्विलेटरल। अब हम चलते हैं आगे, फॉर टाइप आइसोसेलेस, यानी कि सिर्फ 2 ही साइडें बराबर हों और बाकी ना हो। तो अगेन इफ S1 is equal to S2, equality check, and फिर हमें न्यू एक और लगाना पड़ेगा, इफ S2 is not equal to S1, और फिर हमें इधर ब्रैकेट लगाना मैं भूल गया, इधर मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ। इधर मैं लिख दूंगा सी आउट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन साइड्स इज आइसोसेलेस। तो जस्ट हम इधर चेंज कर दें। अब ये मैंने सिंपल लिखा कि काम बच्चा जो लिखेगा वो उसको ऐसे लिखेगा। अब मज़ीद इसमें क्या हो सकता है, देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो दोनों में सेम है, ऊपर और नीचे, तो क्यों ना हम इसके अंदर ही मज़ीद एक इफ़ कंडीशन ऐड कर लें। वो ये है कि इफ़ S2 इज़ नॉट इक्वल टू S1, ये S2 इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी इधर मैंने S1 लिख दिया, इधर S3 लिखना था, ये थोड़ी सी गलती है कि तीसरी साइड के बराबर है कि नहीं। तो अगर हम ये यहाँ पर लिख लें तो इधर से मैं कॉपी करूँ और इधर पेस्ट कर दूँ, तो ये मुझे एक ही दफ़ा कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी और उसका मुझे 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं कि अगर दोनों सेम है, तीनों सेम है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगी, अगर सिर्फ 2 साइड्स बराबर हैं और तीसरी बराबर नहीं है तो फिर ये आइसोसेलेस होगा। ठीक हो गया। और अब रह गया लास्ट जो है स्केलेन, तो उसके बारे में हम चलते हैं। तो इधर हम लिख रहे हैं स्केलेन, तो उसके अंदर इफ S1 इज नॉट इक्वल टू S2 and S2 is not equal to S3, then the given triangle formed by the given side is scalene. अब ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर। वो ये है कि सबसे पहले चेक करें कि S1 और S2 जो पहली 2 साइड में बराबर हैं कि नहीं, और उसके बाद फिर वो पहली या दूसरी साइड को तीसरे से चेक करेगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो हम एंटर कर रहे हैं वो सिर्फ पहली 2 साइड्स ही बराबर हो सकता है पहली और तीसरी बराबर हो या दूसरी और तीसरी बराबर हो। देन व्हाट, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर इसका मतलब है हमें इस स्ट्रक्चर को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा फॉर अदर थिंग। यानी कि अगर S1 कम्बिनेशंस जो बन रहे हैं 3 के लिए, S1 S2 के बराबर और S2 S3 के साथ बराबर है या नहीं है, तो फिर वो आइसोसेलेस होगा। अब मैं चलता हूँ सेकंड कम्बिनेशन की तरफ, जो कि है कि S1 जो है वो S3 के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो फिर अगर S2 S3 के बराबर है तो दैट मीन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर S2 S3 के बराबर नहीं है तो फिर ये आइसोसेलेस होगी, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन पास होगी तो उसने आगे जाके चेक करना। तो हमने फिर आगे इधर जो है कंडीशन लेवल चेंज कर दी। अब तीसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि S2 और S3 के बारे में भी तो कुछ आपस में कनेक्शन बन सकते हैं, तो फिर हम S2 और S3 को भी चेक कर लेंगे। तो आई हैव टू राइट S2 एंड S3, और नीचे जो है मैं किसी एक को S1 से कंपेयर कर लेता हूँ। तो इस तरह ये तमाम कॉम्बिनेशन हमारे पूरे होंगे। और जो नॉट चेक वाला है सेम गोज फॉर देम,
कि अगर S1 S2 के बराबर नहीं है तो हो सकता है वो दोनों बराबर हो, यह हो सकता है। इसमें जो है हमें चेक करना पड़ेगा कि S2 को हम पहले लिख लें और S1 और S2 को चेक कर लें। तो बात ये है कि बेशक हम इसको भी पहले लिख लें, अगर तो ये दोनों बराबर होंगे तो उसका मतलब है कि वो फिर स्क्लेन तो है नहीं, तो इसलिए ये वाली कंडीशन एक ही रहेगी, इसको 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि इक्विलेटर के लिए हमें पता है कि 3 साइड बराबर होनी चाहिए, तो हमने पहला इफ़ कंडीशन लगाया कि अगर S1 S2 के बराबर है तो फिर आगे चलें। अब 2 चीज़ें होंगी इसमें, या तो वो इक्विलेटरल होगी या वो आइसोसेलेस होगी, चूँकि 2 साइड से वो बराबर हैं। इसका डिसीजन किस तरह होगा कि हम जो कोई भी एक टाइप को थर्ड के साथ कंपेयर करें, अगर वो बराबर है तो इक्विलेटर, अगर नहीं है तो आइसोसेलेस। लेकिन यहाँ पर यह कि हमें तो नहीं पता S1 और S2 और S3 के आपस में 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो हमें तमाम कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ेगा कि अगर S1 और S3 साइड बराबर हो तो फिर हमारा प्रोग्राम वो तो चेक नहीं कर रहा, तो फिर हमें S1 और S3 को चेक किया और उसके बाद दोनों में से किसी एक साइड को जो S2 है उसके साथ कंपैरिजन कर लिया, अगर वो बराबर है तो इक्विलेटर, अगर बराबर नहीं है तो नॉट इक्विलेटर, वो आइसोसेलेस हो जाएगी। अब इसी तरह थर्ड कॉम्बिनेशन का बनता है कि लास्ट 2 साइड यानी कि साइड 2 और साइड 3 भी तो बराबर हो सकती हैं, तो उसके लिहाज से भी हमने वो बना ली। अब ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ये 3 साइड्स हैं और हमें 3 दफ़ा पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ा। क्या ही अच्छा हो कि हम एक ही दफ़ा बस स्ट्रक्चर लगाएं और उसी में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यही चीज़ जो है हम आगे फिर जब ये इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट है इससे आगे लेकर चलेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है, जो कि चैप्टर 4 बनता है, कि जिसके अंदर हम इफ़ एल्स कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं या बाकी स्विच स्टेटमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर ये तीनों के तीनों ही एग्जीक्यूट नहीं होते, अगेन हमें नॉट जो स्क्लेन है जिसके अंदर तीनों साइड बराबर नहीं है उसके लिए भी हमें इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी ही पड़ेगी। हालांकि एक ऑब्वियस जो माइंड है वो ये कहता है अगर वही इक्विलेटरल भी नहीं है, अगर वो आइसोसेलेस भी नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब स्क्लेन होगी। लेकिन सिंपल इफ कंडीशन में हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हमें हर चीज़ के लिए कंडीशन लगानी पड़ती है, जो कि आगे जाके हमारे लिए आसानी हो जाएगी जब हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को यूज़ करें। तो ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहले अगर हम इफ़ के साथ करना आता है तो उसमें हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें फेस करनी पड़ेंगी, उसको टैकल करना पड़ेगा, और फिर आगे जाके हम जब इसको आसान तरीके से करेंगे तो हमें ज़्यादा इसका एहसास होगा कि अच्छा दीज वर द प्रॉब्लम जिसको इफ़ एल्स कंडीशन ने या जो बाकी चीज़ें उन्होंने इसको मज़ीद आसान कर दिया या कोड को शॉर्ट कर दिया। तो चलते हैं फिर स्क्लेन की तरफ। वो हमें पता चल कि तीनों साइड्स बराबर नहीं है, आप इधर कंडीशन कुछ भी लिख सकते हैं, बेशक आप S2 और S3 को पहले लिख लें और फिर S1 और S2 को, क्योंकि तीनों साइड बराबर नहीं होंगी तभी ये फॉर्म होगा। तो बेशक आप अभी इतने ही प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, आगे हम राइट एंगल ट्राइंगल को भी चेक करेंगे। थोड़ा सा प्रोग्राम लेंथ ही हो रहा है लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप करें। और वी कैन राइट के हम यहाँ पर जो है इसे हम लिख देते हैं इनपुट सेक्शन, इधर हम लिख देते हैं स्क्वायर एरिया एंड पैरामीटर कैलकुलेशन, ताकि जो कोड देखने वालों से पता चले कि भाई क्या हो रहा है, या कैलकुलेशन एंड प्रिंटिंग, प्रिंट भी तो कर रहे हैं। उसके बाद ट्रायंगल टाइप डिसीजन, और फिर उसके बाद फॉर इक्विलेटर ट्रायंगल वो हमने लिख लिया, और चूंकि हम इसका मिक्स किया हुआ तो वी कैन ऐड फॉर टाइप इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, ये सारा इसमें चेक हो गया। और जो लास्ट वन है वो फॉर टाइप स्क्लेन। ओके, अब ये चीज़ें चेक हो गई, अब इसको हम रन करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, होप सो इसमें कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 एंड ट्रायंगल साइड्स, और फिर उसके बाद आ जाएगा एरिया पैरामीटर टाइप। चलिए इस तरह ही हम लिख लेते हैं। और जो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमने ये इसके एंटर द साइड वन आफ्टर ट्रायंगल और उसके बाद हमने इक्वल और स्पेस नहीं लगाया। तो मैं पहले इसको सही कर लेता हूँ। ये तो बहुत ही बेसिक सा हमें नज़र आ रहा है कि ये मसला आ रहा है, क्योंकि इक्वल के बाद ही जो नंबर है वो होने चाहिए, जिस तरह आम हम स्टेटमेंट्स में पढ़ते हैं। पहले मैंने इसको करेक्ट कर ली और अगेन हम रन करते हैं।
सो दिस इज द थिंग, मैं कुछ लिख लेता हूँ, लेट्स से 12 एंड 9.5 एंड लेट्स से अगेन 12 लिख लेता ताकि आइसोसेलेस ट्राइंगल आ जाए, वो भी साथ चेक हो जाएगी। ये चलें तीनों ही डिफरेंट कर लेते हैं एंड 4.5। तो उसने लिख दिया स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय द गिवन साइड इज इक्वल टू 386.75, पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल फाउंड बाय द गिवन साइड इज प्लेन। ये उसने हमें सही कैलकुलेट कर दिया। थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं कि शुरू में थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है और यहाँ पर नहीं आ रही, तो वी कैन राइट स्पेस बिफोर पैरामीटर एंड बाय दीज, या ये है कि हम शुरू से ही सबसे ही ख़त्म कर देते हैं, शुरू में स्पेस की कोई तो इतनी खास बनती नहीं है। अच्छा जी, अब मैं चेक करता हूँ फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, तो अगेन रन, तो 12 12 एंड 12। ओके जी, तो स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 388, पैरामीटर हमारे पास 36 आ गया। द ट्राइंगल फाउंड बाय द साइड्स इक्विलेटरल इक्विलेटरल एंड इक्विलेटरल। ये 3 दफ़ा इक्विलेटर क्यों आ रहा है? 3 दफ़ा इक्विलेटर इसलिए आ रहा है कि तीनों साइड्स बराबर हैं। तो वो जितनी दफ़ा भी लूप के अंदर, अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बता रहा था, ये देखें, जितनी दफ़ा भी ये सेक्शंस चले हैं ये तीनों दफ़ा के लिए ही ट्रू है। तो दैट मीन इक्विलेटर के लिए हमने थोड़ी सी गलती कर ली। वो ये है कि जब तीनों साइड्स ही बराबर हैं तो हमें फिर ये वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वन, इफ S1 इज इक्वल टू S3, दो साइड बराबर हैं तो हमें सिर्फ वो आइसोसेलेस के लिए करना चाहिए, ना कि इक्विलेटर के लिए। तो मैं अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अमेंडमेंट करूँगा। तो भाई आंसर तो सिर्फ एक आना चाहिए, 3 तो नहीं आने चाहिए। तो अब हम चलते हैं कि अगर S1 S2 के बराबर है तो ठीक है, इक्विलेटर वाला काम इधर ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम ये इक्विलेटर वाली कमांड को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि जब इक्विलेटर होगा तो देन मस्ट है कि S1 S2 के बराबर और S2 S3 के बराबर, तो ये चेक इधर ही हमारे पास हो जाएगा। हाँ, लेकिन आइसोसेलेस के प्रॉब्लम बनेगा, हो सकता है S1 और S2 बराबर हो सकता है S2 और S3 बराबर हो, या S1 और S3 बराबर हो, तो हमने यहाँ पर इस तरह लिख लिया। अब ये हमारा काम ठीक हो गया। अगर S1 S3 के बराबर है और S2 S3 के बराबर नहीं है तो ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। यहाँ पर हमने S2 को चेक कर लिया, S1 और S2 को इक्वल करके चेक कर लिया और उसका थर्ड के साथ कंपैरिजन कर लिया। यहाँ पर हमने S1 और S3 को चेक कर लिया और उसका S2 के साथ कंपैरिजन कर लिया। आगे जो है S2 और S3 का रह गया है, तो हमारे लिए ये जो इफ कमांड है इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा इक्विलेटर। अब ये ठीक हो गया। तो चलें इसको दोबारा रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक हो रहा है कि नहीं। तो देखें प्रैक्टिकली करके हमें पता चलता है कि पहले हम एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं अपने माइंड के मुताबिक जो हमें सही लगता है, और फिर उसके बाद जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई प्रिंटिंग तो 3 दफ़ा हो रही है, ये 1 दफ़ा होनी चाहिए। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और फिर हम इसको वही इनपुट देते हैं 12 12 एंड 12। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द गिवन साइड दिस वन, पैरामीटर दिस वन एंड द ट्राइंगल फाउंड बाय द गिवन साइड इज इक्विलेटर। तो जब यह प्रोग्राम बनाए उसे हर तरह से ऑप्शन के लिहाज से पहले से एग्जीक्यूट करके चेक कर लें क्या ये ठीक आ रहा है कि नहीं। हो सकता है वो सिर्फ एक के लिए आपको ठीक आंसर दे, सेकंड के लिए ना दे। इसी चीज़ को हमने जो है जब हम लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी ट्राई करके देखा था कि पहले एक प्रोग्राम जानबूझ के मैंने गलत बनाया जिसकी सेंस थोड़ी सी सही बन रही थी, लेकिन जब हमने उसको डिफरेंट एक तरह की वैल्यूज़ के लिए चेक किया तो वो ठीक था, लेकिन जब हमने डिफरेंट ऑप्शन अप्लाई किए तब वो गलत आंसर दे रहा था। उधर से हमें पता चला कि हमें प्रोग्राम में चेंजेस करने की ज़रूरत है, और फिर हमने नई मेथडोलॉजी बनाई जिसको हमने टाइटल दिया होता करेक्शंस ऑफ लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरह जब एक दफ़ा आप गलतियाँ कर लेते हैं तो दोबारा जब उसको ठीक कर लेते हैं फिर उसके बाद उसको आप रिपीट नहीं करते। अगली दफ़ा जब इस तरह की सिचुएशन किसी भी क्वेश्चन में आएगी तो आपको ये क्वालिटी चेक आपको याद है तो भाई सिर्फ एक जो सेक्शन है उसी में लगाने की ज़रूरत है, बाकियों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं कि फॉर आइसोसेलेस, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 एंड 4.5। अब मैंने साइड 1 और साइड 3 को चेक किया, बराबर किया है, तो इधर आ गया स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द फॉर्म दिस वन एंड पैरामीटर आ गया द ट्राइंगल फाउंड बाय द गिवन साइड आइसोसेलेस, द ट्राइंगल फाउंड बाय द गिवन साइड इज प्लेन। ओके, अब ये मसला आ रहा है कि S1 और S2 बराबर नहीं है बिल्कुल,
और S2 S3 बराबर नहीं है, तो हो सकता है S1 और S जो है वो तो स्क्लेन में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको कैसे हल करें? कि आइसोसेलेस के लिहाज से तो बिल्कुल ये ठीक बना है, लेकिन स्क्लेन में ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। अब मज़ीद फॉर्मुलेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? चलिए अभी हम बाकी देख लेते हैं कि जो हम ऑप्शन लिखते हैं 4 and 5, तो देख लें आइसोसेलेस के लिए वो ठीक दे रहे हैं, लेकिन जब हमने फर्स्ट और थर्ड को मैच किया था तब प्रॉब्लम हो गई। अब हम सेकंड और थर्ड को मैच करते हैं, तो अगेन रन एंड लेट्स से 5 and 4.5 अगेन दिस वन। दैट मीन जब हमारे पास S1 और S3 वाला ऑप्शन आता है पहले, वो गड़बड़ हो जाती है स्क्रीन में, उसे समझ नहीं आती, उसको हमने अब टैकल करना। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। कि अगर S1 और S2 के बराबर हैं और S2 और S3 बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम फिर कंडीशन एक लगा लेते हैं कि इफ S1 is not equal to S3, ये हम पहले ही लगा लेते हैं कि हो सकता है वो ऑप्शन भी ना हो, एंड अब ये ठीक रहेगा। यानी कि 3 इफ कंडीशन हमें लगानी पड़ गई, तो कोई मसला नहीं, लगा लेते हैं। अब जो है हमारी क्लैरिफिकेशन होंगे कि S1 S2 के बराबर नहीं, लेकिन हो सकता है S1 S3 के बराबर है, तो वो चीज़ यहाँ पर चेक हो रही है। और लेट्स से S1 जो है वो S2 के बराबर नहीं, लेकिन S2 S3 के बराबर नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर चेक हो जाएगी कि बराबर है कि नहीं। अब जो है हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो अगेन रन करते हैं और अब हम लिखते हैं अगेन वही 4, 5 and 4। मैं टीचर दे रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए हमारे पास ऑप्शन। नाउ दिस इज़ फाइन। अब जो है यहाँ से चले से आ रहा है। अब मैं अगेन रन करता हूँ सिर्फ स्क्लेन को चेक करने के लिए, जिसमें मैं तमाम ऑप्शन जो है वो डिफरेंट लिखूंगा। लेट्स से 6.7। तो ये देख लें, अब ये हमारा प्रोग्राम पहले 3 टाइप्स के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बन गया। और ये सारे प्रोग्राम जो है ये किससे बने? ये इफ़ कंडीशन से बने, यानी कि हमने सिर्फ इफ़ को यूज़ किया। भाई हम एडवांस जो चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने लॉजिक, जो बुलियन लॉजिक है उसको नहीं यूज़ किया, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशन को इकट्ठे ले सकते हैं। हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर को नहीं यूज़ किया। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसी स्ट्रक्चर को हम किस तरह 2 या 3 लाइनों के अंदर या 4 लाइनों के अंदर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन अभी आपने इफ़ कमांड के हवाले से अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी जो उसकी स्टाइल है या स्ट्रक्चर है उसको देखना है, उसको समझना है, और वो आप उसे कर सकते हैं। चलिए जी, अब हमारा प्रोग्राम इधर तक कंप्लीट हो गया है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों साइड्स के हमने चेक करना है कि अब वो स्क्वायर्स हैं वो बराबर आते हैं कि नहीं। तो इफ वी कैन राइट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या S1, तो S1 मल्टीप्लाई बाई S1, चूँकि स्क्वायर के तो लिए हम कोई अभी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन राइट S2 स्क्वायर प्लस S3, तो S3 मल्टीप्लाई, अगर A ये S1 इज इक्वल टू S2 दोनों के स्क्वायर के बराबर है, देन आई कैन राइट, वो क्या वैल्यू होगी कि सी आउट the triangle formed by the given sides is right angle triangle, is right angle triangle and backslash n। अब ये तो हो गया अगर एक साइड दूसरी साइड्स के बराबर है। तो व्हाट अबाउट कि अगर S2 S1 और S3 के स्क्वायर के बराबर, तो मीन हमें तीनों कॉम्बिनेशन जो है अगेन लिखने पड़ेंगे। चलो जी, हम ज़रा जो इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उसी को लिखते हैं। ब्रैकेट, ओप्स ये थोड़ा सा चेंज हो गया। चलो इसी को मैं आगे ले जाता हूँ, बेशक आप एक स्पेस लगा के लिख लें या साथ ही लिख लें, कोई मसला नहीं। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ S2 एंड यहाँ पर S1 कर लेते हैं अगेन। और जो थर्ड रह गया उसको भी तो हमें चेक करना है कि अगर S3 के स्क्वायर के बराबर कोई चीज़ ना आ जाए, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा
S3 S3 एंड S2 एंड S2। चलिए जी, अब ये काम हमारा मुकम्मल हो गया। तो अगेन हम रन करते हैं। ओप्स देयर इज सम एरर कि हमने टर्मिनेशन नहीं लगाया। ये देखें कंपाइलर ने हमें बता दिया कि भैया आपने टर्मिनेशन नहीं लगाया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, बाकी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। अगेन रन, और लेट्स से हम लिख लेते हैं कि जी 2 and 3 and let's say 5. The square of the area of a triangle formed by the given side 0. Perimeter of a triangle formed by the given side is 10. If the triangle formed by the given side is plane, yes. लेकिन उसने हमें यहाँ पर देखें the square of the area ये 0 आ रहा है। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास कुछ ना कुछ तो बना रही होंगी ना। दैट मीन यहाँ पर कोई इशू हुआ कि जब इनका हम सम करके डिवाइड करते हैं तो 5 + 5 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो 5 को जब 5 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या हमें बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई यहाँ पर इस जो ये साइड्स हैं ये ट्राइंगल नहीं बना सकते, और अगर हम इसको चेक करें तो ये वाकई ही नहीं बना रहे। अब ये हमें कैसे पता चलेगा जो साइड्स एंटर की गई हैं क्या वो ट्राइंगल बनाती हैं या नहीं? तो इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं कि ट्राइंगल कोई भी जो 3 साइड्स होती हैं किसी भी ट्राइंगल की, चाहे वो कोई भी टाइप हो, उसके लिए बेसिक क्या होता है कि तीनों साइड जो 2 साइड्स का सम है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये एक रूल है। अगर कोई भी हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए जिसमें 2 साइड्स का जो सम है वो थर्ड के बराबर या उससे छोटा है तो हम कह देंगे ये ट्राइंगल नहीं बनाते। यहाँ पर देखें 2 साइड्स का सम 2 + 3 ये 5 के बराबर है। हालांकि पहले हमने जितनी भी चेकिंग की है उसमें वो जो है हमेशा 2 साइड्स का सम तीसरे से बढ़ा ही आता था। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई। तो इसका मतलब है कि जो हमने एंट्री करनी है वो ऐसी करनी है जो 3 साइड्स का सम जो 2 साइड्स का सम है वो थर्ड से बड़ा आता हो, या इन अदर केस कि वो ट्राइंगल ही की साइड्स हों, नॉन ट्राइंगल की साइड्स अन्य मानी हमने डाल देंगे। ओके जी, वी कैन चेंज लेट्स से 3 4 एंड 5। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। So this is it. Square of the area triangle formed by the given side 36. Perimeter this one. Triangle formed by the given side is plane, and if the triangle formed by the given side is right angle triangle. तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी आ सकती है कि अगर हमारे पास एरिया जो है वो 0 आ रहा है तो वी कैन से दैट एंटर द वैल्यूज अगेन। ठीक है, या फिर ये है कि यहाँ पर हम एक आउटपुट मज़ीद लिख सकते हैं ताकि यूज़र जो है वो इस तरह की गलती ना करे कि प्लीज़ एंटर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अपनी मर्जी से नहीं करना, सिर्फ ट्राइंगल ही की साइड्स करनी है, या एंटर द वैलिड साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और बेशक इसको आप मज़ीद कंटिन्यू भी कर सकते हैं। Two sides, any two sides sum must be greater than the other side. The third side will be good than the third side. ये हमने बता देखा भाई वैलिड का मतलब क्या है। और उसके बाद हम जो है आगे का इधर हम \n लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब ये मज़ीद प्रोग्राम अच्छा होगा जिसमें जो एक मेन लॉजिकल एरर था वो भी ख़त्म हो गया। बेशक उसने प्रोग्राम में नहीं बताया, वो प्रोग्राम में तो यही हमसे पूछा गया कि भाई 3 साइड ऑफ ट्राइंगल्स आपने पुट करनी है, लेकिन जब यूज़र पुट कर रहा है तो वो तो कोई किसी भी ऑप्शन में जा सकता है, उसे तो नहीं पता कि भाई ये ट्राइंगल बन रही है या नहीं। अब जो सिर्फ एक चीज़ रहेगी है वो ये है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। हमने उसके ऑप्शन तो लिख दिए लेकिन ये नहीं लिखा कि राइट एंगल ट्राइंगल बनती है या नहीं। नहीं वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। अब इसको क्या किया जाए? तो क्या मुझे दोबारा से तमाम कंडीशन लिखनी पड़ेंगी कि S1 इनके बराबर नहीं है तो फिर हम ये प्रिंट कर दें, अगर S2 भी बराबर नहीं है तो हम ये प्रिंट कर दें, या S3 का स्क्वायर S1 के स्क्वायर और S2 के बराबर नहीं है तो मतलब इतने कॉम्बिनेशन हम क्यों लगाएं?
इसका हल क्या है? तो इसके अंदर हम जो है फ्लैग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। वो ये कि हम एक इंडिकेशन रख लेते हैं। अब हम उसकी तरफ चलते हैं, ये ज़्यादा इजी है। वो क्या सीन होगा कि हम जो इस आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं ये रखते हैं सिर्फ एक, इसको हम कर लेते हैं कैंसिल, कॉपी, और बाकी स्टेटमेंट्स हम करते हैं गायब। अब हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक फ्लैग वेरिएबल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि अगर s1 जो है स्क्वेयर्स बराबर हैं तो आप लिख दें f फ्लैग वैल्यू इज इक्वल टू 1, और शुरू में हम जो है पहले फ्लैग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसे हम जो है जितने भी फ्लैग ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं इंट से फ्लैग, यानी कि हमें बता रहा है जिस तरह अगर कोई फाउल करे तो रेड फ्लैग जो है रेफरी जो है वो ओपन कर लेता है कि भाई इसका मतलब है कि भाई ये चीज़ यहाँ पर गलती हो गई है, या कोई सिग्नल दे रहा है कि येस और नो। तो हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं जब फ्लैग की वैल्यू 0 है। अब अगर इसने इस कंडीशन को पास कर लिया तो फिर फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाए। अगर उसने सेकंड कंडीशन को भी पास कर लिया तो हम अगेन फ्लैग की वैल्यू को 1 डिफाइन कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर उसने इस कंडीशन को पास कर लिया। और इधर भी मैं लिख देता हूँ फ्लैग इज इक्वल टू 1। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये फुलफिल नहीं होती, यानी में से कोई भी नहीं होती, तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी 0। और इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। वो कैसे? वैसे कि हम बजाय तीनों कंडीशन का हम आउटपुट स्टेटमेंट लिखें, हम यहाँ पर लिख लेंगे इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर उसके कंडीशन चेंज उसने ऊपर जो राइट एंगल ट्राइंगल वाली कंडीशन है उसको पास कर लिया है तो आउटपुट कर दो कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर उसने उनको पास नहीं किया, यानी कि इफ फ्लैग इज नॉट इक्वल टू 1, या इन अदर केस इफ फ्लैग स्टिल 0, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा नॉट इक्वल टू 1 की बजाय, तो फिर हम कर देंगे द ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन साइड इज नॉट द राइट एंगल ट्राइंगल। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पर तो 3 कंडीशंस थी, बाज़ का जो है 4 या 5 भी हो जाती हैं, तो हमें एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंटिंग के लिए लिखना नहीं पड़ा, हमने जस्ट एक वेरिएबल को यूज़ कर लिया। अब यह है कि चाहे एक दफ़ा कंडीशन पास हो चाहे तीनों ही पास हो जाएं, फॉर एग्जांपल मुमकिन तो नहीं है लेकिन लेट से हो जाएं, तो फ्लैग ऑप्शन जो है 1 ही रहेगा, 3 दफ़ा लाइनें प्रिंट नहीं होंगी। इसका हमें फ़ायदा ये भी होता है जब भी आपने यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब भी आपने एक ही लाइन को मल्टीपल कंडीशंस के अंदर प्रिंटिंग करवानी हो और हमें ये डर हो कि बाज़ औक़ात मल्टीपल कंडीशंस भी ट्रू हो सकती हैं, तो आप उसमें फ्लैग ऑप्शन यूज़ करें, इसका बड़ा फ़ायदा है। तो बेशक एक से ज़्यादा कंडीशन पास हो तो वो हमारे पास आउटपुट एक ही आएगी, अगर नहीं हो तो ना वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, हमें दोबारा से तमाम को नेगेट नहीं करना पड़ेगा। अब यही स्ट्रेटजी जो है ये मैं ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने इतनी दफ़ा इक्विलेटर आइसोसेलेस लिखा हुआ है। तो ये जो है आप ऊपर अप्लाई करके देख लें कि क्या होता है, अप्लाई हो भी सकती हैं कि नहीं। तो ये यहाँ से आप इस लर्निंग की मदद से इधर या इससे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये सीखा कि जब भी हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस वाला सिस्टम आ जाए जिसमें एक ही आउटपुट आनी हो, तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कि वो बार बार प्रिंट आउट हो, हम उधर जस्ट फ्लैग वेरिएबल्स को यूज़ करें, उसको इनिशियलाइज 0 से करेंगे और अगर कंडीशन पास हो जाए तो हम उसको वैल्यू 1 असाइन कर देंगे ऑन, और उसके बाद उस फ्लैग के ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे कि भाई आप जो है अगर ऑन है तो उसका मतलब है ट्रू हो गया, तो जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट बनती है वो आप लिख दें। अगर वो स्टिल 0 ही है, कोई भी कंडीशन पास नहीं, तो फिर जो उसका सेकेंड ऑप्शन है वो आप लिख लें, तो ये हमारे पास काम बन जाएगा। चलिए अब इसी को बेशक आप क्या लगाते हैं हम इसके ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं तो क्या इधर से हमें फ़ायदा होगा कि नहीं। उसके लिए क्या है कि हमने फ्लैग यूज़ किया तो वी कैन यूज़ फ्लैग 1 फ्लैग 2, तो यहाँ से मैंने फ्लैग 1 को डिफ़ाइन किया और इसी को मैं आगे जो है इनिशियलाइज और डिफ़ाइन करके फ्लैग 2 कर लेता। तो जहाँ पर आपने ऐसे ऑप्शन यूज़ करने हो आप फ्लैग और 1 2 3 करके चल सकते हैं। शुरू में जो है हम इधर लिख लेते हैं फ्लैग 2, ताकि फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम 1 को यूज़ कर लें, और ये सारी कंडीशन जो है ये यहाँ पर इधर आ गई। ओके जी, तो अगर S1 S2 के बराबर है और S2 S3 के बराबर है तो दिस विल बी इक्विलेटर ट्राइंगल, ठीक है।
और अगर बराबर नहीं है तो आई शुड राइट द फ्लैग ऑप्शन। तो इधर से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट एंड आई विल राइट फ्लैग 1 इज इक्वल टू 0। ओके गुड। अब अगेन सॉरी 0 नहीं 1 के भाई ये तो ऑन हो गया। अब यहाँ पर अगेन S1 S2 के बराबर है, S2 इज नॉट इक्वल टू S3। अब इस लाइन को खत्म कर देते हैं और इधर मैं लिखता हूँ फ्लैग 1 इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ पर भी चलें तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे फ्लैग 1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन अगर फ्लैग 0 ही रहता है तो इसका मतलब है कि वो आइसोसेलेस वाली साइड पे तो गया ही नहीं। तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या होगा कि वो जो ट्राइंगल है अगर इक्विलेटरल भी नहीं है और आइसोसेलेस भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो हमारे पास सक्लेन हो जाएगी। तो दैट मीन ये जो सारी चीज़ें इसका हम कमेंट कर सकते हैं। तो चले हम पहले इसको एक दफ़ा कमेंट करके देखते हैं कि क्या ये जो हमने अप्रोच लड़ाई है क्या ये सही होगी। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को आप बेशक बारी बारी प्रैक्टिस कीजिएगा तो होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगी। तो आई विल राइट, ये मैंने एक वैसे ही सजेस्ट किया, फ्लैग 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, तो फ्लैग 1 इज इक्वल टू 1। तो फिर से क्या करना चाहिए कि भाई गिवन ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है। अब अगर वो 1 के बराबर नहीं है और यहाँ पर इक्वालिटी चेक लगाना है और इसको मैं लिख लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम नीचे। व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन, अगर वो 0 पे ही है तो इसका मतलब है कि भाई द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन साइड इज क्लेम। ओके, अब यहाँ पर तो हो गया फ्लैग 1 एंड 0, लेकिन एक चीज़ जो है कि अगर वो ये वाली ऑप्शन को पास आउट कर देता है तो फिर तो फ्लैग 1 नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है आप फ्लैग को कोई और वैल्यू ले दें। लेट्स से फ्लैग इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। चले हम 2 लिख दें ताकि जब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो इक्विलेटरल वाली तो फिर जो है वो 0 की वजह से ये वाली वैल्यू को पुट ना कर दें। ये चले मैं आपको एक ऑप्शन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा, तो इसको भी मैं ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ एंड देन वी रन इट। ओके, जी एंटर द साइड्स, आई विल राइट, मैं अभी इक्विलेटरल ही या 4 5 एंड 4। तो ये देखें द ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन साइड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिल्कुल ठीक आया है। लेट्स ट्राई अगेन। मैं तमाम ऑप्शन आइसोसेलेस के लिए अभी चेक कर रहा हूँ, 4 4 एंड 5। देखें जी आइसोसेलेस हमें बता रहा है, तो मीन हमारा जो फ्लैग ऑप्शन है वो काम कर रहा है, उसके अंदर कोई मसला नहीं आ रहा है। अब सही 4 एंड 4 आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। लेकिन जब मैं पुट करता हूँ इक्विलेटरल वाला ऑप्शन, दैट मीन 5 5 एंड 5, अभी देखें द ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन साइड इज इक्विलेटरल, द ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन साइड इज क्लेन। इसकी वजह क्या बनी कि हमने फ्लैग को तो 0 ही रखा होगा और फ्लैग तो 1 तब होगा जब वो आइसोसेलेस होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक वैल्यू असाइन कर दी खुद से ताकि वो इसको फ्लैग के वैल्यू को चेंज कर दे और क्लेन का आंसर ना दे। रन। अब देखें मैं जब 5 5 5 करता हूँ तो अब ये बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। फ्लैग वेरिएबल की मदद से हमने प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया और जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रही थी या 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास वो साइमल्टेनियसली प्रिंट हो रही थी, इन जैसी प्रॉब्लम्स को हमने काउंटर कर लिया। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ कि हम कैसे इस प्रोग्राम को मज़ीद शॉर्ट कर सकते हैं, या इसके जो सब सेक्शन है इक्विलेटर ट्राइंगल वाला जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इफ़ कंडीशंस यूज़ हो रही हैं, इन कंडीशंस को मज़ीद शॉर्ट कर लूँ या मिनिमलाइज़ कर लूँ, क्योंकि जितनी भी कंडीशन मिनिमलाइज होंगी कम होंगी उतना ही कंपाइलर और प्रोसेसर को कम टाइम लगेगा।
और इसको देखते हैं हम कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक आइडिया है उसके ऊपर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब हमें कोई भी साइड्स गिवन होती हैं, लेट्स से 1 and 2 and 3, and we say this is S1, this is S2 and this is S3। तो अगर हमें ये चेक करना हो कि क्या ये आइसोसेलेस है, सेक्लेन है या इक्विलेटरल है, तो वी हैव टू चेक द 3 कंडीशंस ओनली। फर्स्ट इज क्या S1 S2 के बराबर है, ओके, दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड इज क्या S1 S3 के बराबर है या नहीं, एंड द लास्ट इज क्या S2 S3 के बराबर है। ये 3 कंडीशंस ही बस हमने चेक करनी होती हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो दैट मीन्स इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर इनमें से कोई भी एक जो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन अगर ट्रू हो जाती है तो वी से दैट इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये S1 और S3 बराबर आ जाते हैं फिर भी वही हिसाब, अगर S2 या S3 बराबर आ जाते हैं तो फिर भी वही हिसाब। और अगर ये तीनों कंडीशंस ही फॉल्स हो जाती हैं तो हमारे पास सेक्लेन ट्रायंगल आती है। तो देखते हैं कि क्या हम प्रोग्रामिंग में भी ऐसा कर सकते हैं, तो इससे हमारा काम छोटा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम जस्ट चेक करते हैं कि इफ S1 इज इक्वल टू S2, मैं ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर लूँ, तो हम कहते हैं कि जी लेट्स से फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग प्लस 1, यानी कि जो भी फ्लैग की वैल्यू है इसके अंदर आप 1 को ऐड कर दें। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं रिजल्ट्स में। नेक्स्ट है कि मैंने कंडीशन चेक करनी कि S1 S3 के बराबर है, तो मैं ये सेंटर से इसको ख़त्म करता हूँ और इधर भी लिख देता हूँ कि अगर ये भी बराबर है फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग प्लस 1, यानी कि जो भी प्रीवियस फ्लैग की वैल्यू आ रही है उसमें आप फ्लैग को ऐड कर दें, एक 1 को ऐड कर दें। ओके जी, S1 इज इक्वल टू S2 ये कंडीशन चेक होगी, S1 इज इक्वल टू S3 ये भी चेक होगी, एंड S2 इज इक्वल टू S3 इसको भी हम यही कर लेते हैं। और अगर ये भी ट्रू हो जाए तो जो भी फ्लैग की वैल्यू है उसमें आप 1 ऐड कर दें। और आई थिंक हमारे पास फ्लैग वेरिएबल जो है वो 1 है, तो हम इसको फ्लैग 1 ही रखते हैं ताकि जो हमने डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल उसी को यूज़ करें। चलें जी, ये हमने कर लिया एंड टर्मिनेशन। तो देखें मैंने जस्ट स्ट्रक्चर को सारा चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं कि अगर फ्लैग की जो वैल्यू है उसकी बेस पे हमने क्या आउटपुट लेनी है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शुरू में हमने फ्लैग को 0 इनिशियलाइज किया, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती, ये भी ट्रू नहीं होती और ये भी ट्रू नहीं होती, तो दैट मीन फ्लैग की वैल्यू स्टिल 0 है। और अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, द ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन साइड इज प्लेन। अब हम चलते हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है तो फ्लैग की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 + 1। मतलब अगर S1 इज इक्वल टू S2 के बराबर आता है तो हमारे पास फ्लैग की वैल्यू 1 आएगी। अगर पहली दो साइडें बराबर नहीं है, पहली और थर्ड बराबर है, तो फिर भी फ्लैग की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर सेंटर वाली दो साइड जो S2 और S3 हैं वो बराबर है तो अभी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर एक भी फ्लैग की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब है कंडीशन जो है कोई भी वो एक ट्रू हो गई। तो उसका मतलब है हमारी जो ट्राइंगल है वो क्या बन रही है, आइसोसेलेस। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या रह गया कि जब तीनों ट्रू हो जाएं, जब तीनों ट्रू होंगी तो फिर हमारे पास फ्लैग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 ऑटोमेटिकली। और जब तीनों साइड्स ही आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ट्राइंगल है इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अब देखें जैसे मैंने जस्ट 3 कंडीशंस की मदद से ही अपने पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया और प्रोग्राम शॉर्ट भी हो गए। तो इस तरह आप भी फ्लैग वेरिएबल्स को, अगर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस या मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं तो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाकर प्रोग्राम को शॉर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो चलिए हम वैल्यूज पुट करते हैं 5, 5 एंड 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द गिवन साइड्स आर इक्विलेटरल। ओके, अब हम चेक करते हैं कि भाई आइसोसेलेस कोई चेक हो जाए। देन तो आई विल राइट 5, 7 एंड 5। तो देख लें हमारे पास जो आ रहा है गिवन साइड्स इज आइसोसेलेस, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट और थर्ड साइड जो है वो बराबर होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड के लिए। इट विल बी लेट्स से 3, 4 एंड 5। तो गिवन ट्राइंगल साइड्स इज सेकेंड। आप इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शन चेक कर सकते हैं ताकि इस जो हमने ये फॉर्मुलेशन लिखी है इसको चेक किया जा सके, तो वो यकीनन आपका आंसर ठीक आएगा। तो दीज आर द ऑप्शन। और यहाँ पर जो है मज़ीद जो है एक चीज़ जो होगी कि हमने फ्लैग 1 इज इक्वल टू 2 को क्यों नहीं चेक किया। तो बात यह है कि जब दो साइड्स कोई भी दो कंडीशंस
हमारी चेक हो रही है, इसका मतलब है तीनों साइड्स ही बराबर हैं। जैसे S1 इज इक्वल टू S2, S1 इज इक्वल टू S3, तो ऑटोमेटिकली S2 इज इक्वल टू S3 मस्ट होगा, इसलिए तीसरी कंडीशन भी मस्ट ट्रू होगी। तो यहाँ पर जो हमारा मैकेनिज्म बना वो ये है, या तो सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी, अगर एक नहीं हो रही तो इसका मतलब फिर तीनों ही होनी पड़ेंगी या तीनों नहीं होंगी। दो वाला ऑप्शन जो है वो नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पर हमने 2 को सिलेक्ट नहीं किया। तो ये वक्त के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस तरह जो है डिफरेंट फ्लैग की वेरिएबल्स को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जितना सीखा वो ये है कि हम अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो रहे हों जो कि बेस कर रहे हैं सिर्फ चंद कंडीशंस के ऊपर, जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 कंडीशंस थी, तो इंस्टेड कि हम उसे नेस्टेड इफ कंडीशंस में लेकर जाएं, हम जो है फ्लैग वेरिएबल्स को यूज़ कर लेते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, और फिर हम उनकी आउटपुट के लिहाज से यहाँ पर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई फ्लैग की कौन सा ऑप्शन आता है या कौन सा आंसर आता है जो कि हमारे रिजल्ट के साथ फिट बैठेगा। जैसे इक्विलेटर के लिए मैंने यहाँ पर देख लिया कि तीनों कंडीशन मस्ट ट्रू होंगी, तो इसलिए फ्लैग का आंसर 3 आएगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर जब 1 आ रहा है तो आइसोसेलेस, और अगर कोई भी नहीं तो स्क्लेम। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, और बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।